हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। दोस्तों, मेरे इस चैनल पर आपको यूपी बोर्ड का सिलेबस कराया जा रहा है और यूपी बोर्ड के सिलेबस में क्लास 11 एग्रीकल्चर, क्लास 12 एग्रीकल्चर दोनों की क्लासों की वीडियो लगातार अपलोड हो रही हैं। तो आपको बताना चाहूँगा, इस वीडियो के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं क्लास 12 एग्रीकल्चर की केमिस्ट्री, क्लास 12 एजी की केमिस्ट्री। चैप्टर है जो वो है आपका 15वां। देखिए, क्लास 12 एजी केमिस्ट्री चैप्टर है आपका 15वां, यानी पार्ट है 15, तत्वों का वर्गीकरण। तत्वों के वर्गीकरण में बेटा आधुनिक आवर्त सारणी है। आधुनिक आवर्त सारणी यानी प्रोडक्ट टेबल। अगर आपने बेटे केमिस्ट्री पूरी कंप्लीट कर ली और अभी तक आपने प्रोडक्ट टेबल की नॉलेज नहीं ली, तो बेटे केमिस्ट्री पढ़ना आपका बिल्कुल बेकार है। प्रोडक्ट टेबल से 100% आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलता है और जबरदस्त क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। इससे अगर आप कंपटीशन की तैयारी करोगे तो इससे भी प्रोडक्ट टेबल से ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में बन रहे हैं और क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आपसे निवेदन एक ही है कि आप शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को देखना, वीडियो को बीच में स्किप मत करना, क्योंकि अच्छे से आपको प्रोडक्ट टेबल के बारे में नॉलेज दी जाएगी और इसके बाद हम तुरंत टेस्ट सीरीज लगाएंगे। तो हम ये देखेंगे कि जो हमने सीखा वो टेस्ट सीरीज में हमारा कितना सक्सेसफुल हुआ और टेस्ट सीरीज के सारे क्वेश्चन आपको बताने होंगे। तो देखिए, टॉपिक की शुरुआत होने से पहले आपको बता दें कि आप मेरे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो बेटे नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूंगा तो बेटे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। तो बिना किसी देरी के हम करते हैं टॉपिक्स की शुरुआत। देखिए, तत्वों का वर्गीकरण। तत्वों के अगर हम वर्गीकरण की बात करें तो देखिए, शुरू से लेकर लास्ट तक मैं नॉलेज आपको देने की कोशिश कर रहा हूं। मेरा मकसद ये नहीं है कि आपका इंटर एग्रीकल्चर में जितना भी तत्वों के वर्गीकरण में सिलेबस दिया है उतना करा दिया और आपको टाल दिया। मेरा उद्देश्य ये नहीं है। मैं यहाँ पे आपको भरपूर नॉलेज दूंगा जिससे कि आपको आने वाले दिनों में कोई भी समस्या ना हो। जैसे आप बीएससी करने जाओगे तो वहां पे भी कोई समस्या ना हो, कंपटीशन में बैठोगे तो वहां पे भी आपको कोई समस्या ना हो। सब कुछ पढ़ लिख के आप यहाँ से जाओ, ठीक है। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। देखो, सबसे पहले जो आधुनिक जो आपका तत्वों का वर्गीकरण है, सबसे पहले देखिए जो वैज्ञानिक आए वो आए डोबेराइनर। डोबेराइनर ने अपना एक त्रिक सिद्धांत प्रस्तुत किया सबसे पहले। इसके बाद डोबेराइनर का त्रिक सिद्धांत भी फेल हुआ। किस कारण से फेल हुआ वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद जो आए वो रूल आया न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत। फिर इसके बाद न्यूलैंड ने अपना अष्टक सिद्धांत दिया। अष्टक सिद्धांत के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण किया, लेकिन कहीं ना कहीं इस अष्टक नियम के अंतर्गत भी त्रुटियां रह गई। इसलिए बेटे ये जो न्यूलैंड का अष्टक रूल है ये भी आपका काम नहीं आया, ना ही आपका डोबेराइनर का त्रिक सिद्धांत काम आया। इसके बाद आए मेंडलीव का आवर्त सारणी। मेंडलीव ने आवर्त सारणी को तत्वों को अच्छे से क्लासिफाइड किया, लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में इस आवर्त सारणी में, मेंडलीव की आवर्त सारणी में भी कमी रह गई। इसलिए बेटे ये आवर्त सारणी भी सक्सेसफुल नहीं हुई। अब इसके बाद आती है आधुनिक आवर्त सारणी, जो कि मोसले की है। आधुनिक आवर्त सारणी किसकी है? मोसले। इन्होंने आधुनिक आवर्त सारणी को इस प्रकार से क्लासिफाइड किया कि अच्छे से शुरू से लेके लास्ट तक तत्वों को इस प्रकार से क्लासिफाइड किया कि ये आपकी सक्सेसफुल हुई। तो जो इस समय जो हम आवर्त सारणी प्रोडक्ट टेबल का अध्ययन करते हैं वो करते हैं बेटा आधुनिक आवर्त सारणी का। तो एक एक करके आप समझिए। सबसे पहले हम बात करेंगे डोबेराइनर। देखिए, डोबेराइनर का त्रिक सिद्धांत। इनका त्रिक सिद्धांत क्या था, इस बात को आप समझिए। देखिए बेटे, यह एक जर्मन वैज्ञानिक थे। कहाँ के थे? जर्मन वैज्ञानिक थे। डोबेराइनर ने तत्वों को 3-3 के समूह में, कितने के? 3-3 के समूह में रखा और इस समूह को त्रिक कहा गया। किस कारण त्रिक कहा गया? एक नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि त्रिक सिद्धांत है वो किसका है, तो आपको बताना पड़ेगा कि डोबेराइनर एक वैज्ञानिक है, उसका ये त्रिक सिद्धांत है। इन्होंने क्या करा? ये एक जर्मन वैज्ञानिक थे। डोबेराइनर ने तत्वों के 3-3 के समूह में रखा और इस समूह को त्रिक समूह कहा गया या त्रिक सिद्धांत कहा गया। सेकंड पॉइंट इसका समझिए। देखिए, डोबेराइनर ने समूह में तीन तत्वों को बढ़ते क्रम में रखा। 3 तत्वों को किस क्रम में रखा बेटा? बढ़ते क्रम में रखा। बीच वाले तत्व का परमाणु भार अन्य 2 तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के लगभग औसत के बराबर होता है। लगभग औसत के बराबर होता है। जैसे देखिए, बीच में क्या है? सोडियम। कितना है? 23 सोडियम। इसी प्रकार से लिथियम और पोटेशियम, इन दोनों के लगभग औसत के बराबर होता है। लेकिन इसका रूल क्यों फ्लॉप हुआ, क्यों ये सक्सेसफुल नहीं हुए? क्योंकि
सभी तत्वों को त्रिक रूप में नहीं जमाया जा सकता। बेटा प्रोडक्ट टेबल में आवर्त सारणी में सभी तत्वों को त्रिक रूप में नहीं जमाया जा सकता था, इसलिए ये रूल है वो फ्लॉप हुआ। इसके बाद आए हम न्यूलैंड का अष्टक नियम। तो बेटा अब चलते हैं हम न्यूलैंड के अष्टक नियम की ओर। चलिए बेटे अगला समझिए न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत। न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत क्यों विफल हुआ, क्यों असफल हुआ, वो आप समझिए। देखिए इसके बाद जो डोबेराइनर का त्रिक सिद्धांत के बाद कौन आया, वो आया न्यूलैंड। न्यूलैंड ने अपने अष्टक सिद्धांत के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण किया। इन्होंने क्या करा समझिए। फर्स्ट पॉइंट, भाई न्यूलैंड ने ज्ञात तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के, न्यूलैंड ने क्या काम करा, जितने भी तत्व ज्ञात थे उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में क्लासिफाइड किया। परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में क्लासिफाइड यानी तत्वों को आवर्त सारणी में रख दिया। न्यूलैंड के समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी, 56 थी। आपसे एक नंबर में क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है कि आप ये बताओ कि न्यूलैंड के समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी, तो आपको ध्यान रखना है 56। सेकेंड पॉइंट इसका, न्यूलैंड ने क्या काम करा कि क्लासिफिकेशन में सबसे कम परमाणु भार, इसने क्या काम करा, सबसे कम परमाणु भार वाले तत्व जैसे हाइड्रोजन से इसने शुरू किया और थोरियम पर समाप्त किया। क्योंकि थोरियम पर समाप्त इसलिए हो गया क्योंकि उस समय जो ज्ञात तत्व थे वो कम थे, कितने थे, 56 थे। थर्ड पॉइंट समझिए इसका, क्लासिफिकेशन में उन्होंने देखा कि हर एक तत्व अपने से 8 में, क्लासिफिकेशन यानी उसने क्या काम करा, आवर्त तत्वों को सारणी के अंतर्गत उसने सजा दिया, तत्वों को रख दिया सारणी में। इसके बाद उसने क्या देखा कि क्लासिफिकेशन में यानी वर्गीकरण करते समय उन्होंने देखा कि हर एक तत्व अपने से 8वें तत्व के, अपने से ये दे रखा है देखिए, अपने से स्वयं से 8वें तत्व के गुण धर्म में समानता रखता है। गुण और धर्म में क्या रखता है बेटा, वो गुण धर्म में समानता रखता है, आपस में समान है। जैसे देखिए ये आपकी टेबल है, इस टेबल में उसने क्लासिफाइड कर दिया तत्वों के लिए। उसने देखा कि भाई अपने से यानी लिथियम है, लिथियम के बाद देखिए 8वां तत्व क्या है, सोडियम। लिथियम और सोडियम के गुणधर्म एक प्रकार से कहीं ना कहीं समान है, लेकिन ये भी रूल क्या हुआ, फ्लॉप हुआ। ये भी रूल नहीं चल पाया। क्यों नहीं चल पाया, इसकी भी कमियां हैं, वो आप कमियां आगे समझिए। चलिए न्यूलैंड के अष्टक नियम की कमियां क्या थी वो समझिए, किस लिए न्यूलैंड का अष्टक नियम जो था वो फ्लॉप रहा। तो समझिए बेटे न्यूलैंड का जो अष्टक नियम है वो केवल कहां तक, कैल्शियम तक ही लागू हुआ। इसके बाद यह नियम क्या हुआ, फेल हो जाता है। आगे के तत्वों पर यह रूल है वो लागू नहीं हुआ। न्यूलैंड ने कल्पना की थी कि प्रकृति में केवल 56 ही तत्व हैं। कितने तत्व हैं, केवल 56 तत्व हैं। लेकिन फिर क्या हुआ, बाद में नए तत्वों की खोज हुई। बाद में क्या हुआ बेटा, नए तत्वों की और भी खोज हुई। ठीक है, तो इस प्रकार से जब न्यूलैंड का नियम में कमियां रह गई तो इसलिए ये न्यूलैंड का नियम भी काम नहीं आया, ये भी आपका फेल हुआ यानी फ्लॉप हुआ। इसके बाद आती है मेंडेलेव का आवर्त सारणी। इन्होंने कुछ अच्छे से क्लासिफाइड करने की कोशिश की है तत्वों को। अब हम समझते हैं मेंडेलेव की आवर्त सारणी के लिए। चलिए बेटे अब देखिए न्यूलैंड के अष्टक नियम जब फेल हुआ, सिद्धांत फेल हुआ, इसके बाद कौन आया, मेंडेलेव ने तत्वों को आवर्त सारणी में किस प्रकार से क्लासिफाइड किया उसे आप समझिए। देखिए मेंडेलेव की आवर्त सारणी, इसको भी हम इसके पॉइंट को समझते हैं और ये किस कारण से फ्लॉप हुआ। ये रूल भी नहीं चला, मेंडेलेव का भी रूल जो है वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो क्यों नहीं हुआ ये भी बातें हम सीखेंगे और इन्होंने क्या करा उसके बारे में भी समझिए। देखिए बेटे मेंडेलेव एक एशियन वैज्ञानिक थे। मेंडेलेव क्या थे, एक एशियन वैज्ञानिक थे। तत्वों का वर्गीकरण परमाणु द्रव्यमान को इंग्लिश में बोलते हैं एटॉमिक मास के बढ़ते क्रम में क्या करा, एक टेबल में अरेंज किया। एक टेबल का मतलब है सीधे आपने आवर्त सारणी देखी होगी, इस प्रकार से उसने एक टेबल के अंदर अरेंज करा तत्वों के लिए। सेकेंड पॉइंट है इसमें कि मेंडेलेव ने आवर्त सारणी को आवर्त सारणी को क्या करा, मेंडेलेव ने ग्रुप यानी वर्ग आपको पता है कि ऊपर से नीचे की तरफ होते हैं। इस प्रकार से देखिए साइन लगा है वर्ग का। और पीरियड यानी आवर्त, इस प्रकार से ये आवर्त होते हैं दाएं से बाएं। देखिए आवर्त में बांटा। फिर इस थर्ड पॉइंट इसका समझिए, मेंडेलेव की आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं, 9 वर्ग हैं तथा 7 आवर्त हैं।
अब 1 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पे बन गया और आपसे पूछा जा सकता है कि आप ये बताइए कि मेंडेलीव की आवर्त सारणी में तत्वों वर्ग की संख्या कितनी है। तो आपका आंसर होना चाहिए 9 वर्ग है। आवर्तों की संख्या कितनी है, तो 7 आवर्त आपको पता होने चाहिए। अब हम बात करते हैं कि मेंडेलीव की आवर्त सारणी में क्या कमी रह गई जिसके कारण ये जो मेंडेलीव हुए फ्लॉप हुए। तो बेटा इनकी कमियों के लिए हम अब आगे समझते हैं। चलिए बेटे अब समझिए आप कि जो मेंडेलीव हैं उनकी कमियां क्या हैं, मेंडेलीव की कमियां क्या रह गई जिसके कारण इनका जो मेंडेलीव का जो सिद्धांत दिया इन्होंने आधुनिक आवर्त सारणी का, ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी तो बेटा मोस्टली की है जो इस समय पढ़ी जा रही है, लेकिन इन्होंने दिया था मेंडेलीव की आवर्त सारणी। मेंडेलीव की आवर्त सारणी क्यों फ्लॉप हुई, किस कारण फ्लॉप हुई, इनकी कमियां थी। कमियां समझिए। देखो बेटा फर्स्ट पॉइंट है कि समान गुण रखने वाले तत्वों को अलग अलग रखा, यानी समान गुण होते हुए भी इन्होंने क्या काम करा, तत्वों को अलग अलग रखा गया। सेकंड पॉइंट पे समझिए, देखो ज्यादा एटॉमिक मास वाले तत्वों को, जिसका एटॉमिक मास ज्यादा है उस तत्व को कम एटॉमिक मास वाले, जिसका एटॉमिक मास क्या है, कम है, कम वाले तत्वों से पहले रखा। एग्जाम्पल में समझिए, जैसे आयोडीन है, आयोडीन का एटॉमिक मास कितना है, 121.92 है, और टोलेरियम का कितना है, 127.61 के बाद रखा गया। इसलिए बेटा ये मेंडेलीव की आवर्त सारणी भी काम नहीं आई, ये भी क्या हुई, फ्लॉप हुई। इसके बाद चौथे नंबर पे आया, वो आया आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी जो है वो है मोस्ले की। तो बेटे अब हम आधुनिक आवर्त सारणी को अच्छे से समझेंगे क्योंकि मोस्ले की आधुनिक सारणी ही कामयाब हुई अब तक। तो इस सारणी से क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा बनते हैं। आप वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए। अच्छे से क्वेश्चन को समझना, बाद में हम टेस्ट सीरीज भी लगाएंगे जिससे कि आपको आंसर आपको देने पड़ेंगे टेस्ट सीरीज के। तो आप जब समझे हुए होगे अच्छे से तभी आप आंसर दे सकते हो, वरना बेटा आपको आंसर नहीं दे मिलेगा। तो प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, विनती है कि आप वीडियो को अच्छे से समझिए शुरू से लेकर लास्ट तक, जिससे आपको कोई भी क्वेश्चन का आंसर देने में किसी बात की प्रॉब्लम ना हो। चलते बेटे अब आगे की ओर। चलिए अब बेटे हम पढ़ेंगे आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी को आप अच्छे से समझोगे, समझ गए। देखिए सन 1913 में, कब, सन 1913 में हेनरी मोस्ले का पूरा नाम है वो है हेनरी मोस्ले ने तत्वों को एक नए गुण यानी एटॉमिक नंबर को बोलते हैं परमाणु संख्या की खोज की, और तत्वों को बढ़ते क्रम में परमाणु भार के बजाय, यहां समझिए उसने क्या काम करा भाई, तत्वों को बढ़ते क्रम में परमाणु भार के बजाय क्या करा, परमाणु भार के बजाय बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के अनुसार वर्गीकृत किया, किसमें, आवर्त सारणी। अब देखिए आगे समझ जाने से पहले या आगे चलने से पहले बेटा इन 3 पॉइंट्स को समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहला पॉइंट है वो है एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक। दूसरा है आपका वो है एटॉमिक मास का मतलब होता है परमाणु द्रव्यमान। तीसरा पॉइंट है वो है किसी भी परमाणु तत्व का सेल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इस 3 पॉइंट जानना बहुत जरूरी है। इन्हीं हम 3 पॉइंट के ऊपर पहले चर्चा करेंगे, इसके बाद बेटा आगे बढ़ेंगे। चलिए बेटे आप समझिए एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक क्या होता है। एटॉमिक नंबर जैसे देखिए हमने बढ़ते क्रम में रख दिया, बढ़ते क्रम में पहले लिथियम, दूसरा है बेरिलियम, तीसरा है बोरान, जिसका लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना है 3, बेरियम का परमाणु क्रमांक है 4 और बोरान है इसका परमाणु क्रमांक 5। ठीक है, बढ़ते क्रम में हमने रख दिया। अब एटॉमिक नंबर होता क्या है समझिए आप। देखो किसी भी तत्व के परमाणु के नाभिक में, कोई भी तत्व जैसे लिथियम है इसके परमाणु के नाभिक में, ये देखो परमाणु के नाभिक है, ठीक है, नाभिक में न्यूक्लियस में उपस्थित, ये न्यूक्लियस बोलो या नाभिक बोलो बात एक ही है, न्यूक्लियस में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या, देखिए इसमें देखिए प्रोटॉनों की संख्या कितनी है 3, इसमें देखिए प्रोटॉनों की संख्या 4, इसमें प्रोटॉनों की संख्या 5, यानी बढ़ते क्रम में प्रोटॉनों की संख्या वही उस तत्व का एटॉमिक नंबर कहलाता है। आप समझ गए एटॉमिक नंबर क्या होता है। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। समझिए किसी भी तत्व के यानी किसी भी एलिमेंट के परमाणु के नाभिक में, परमाणु का नाभिक क्या है, ये देखिए परमाणु का नाभिक है न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या, ये देखिए प्रोटॉनों की संख्या इसमें 3 है, इसमें प्रोटॉनों की संख्या 4 और इसमें 5 बढ़ते क्रम में है। तो प्रोटॉनों की संख्या
जो है वही उस तत्व का क्या है, एटॉमिक नंबर कहलाता है। आपको पता होना चाहिए कि प्रोटॉन्स के ऊपर हमेशा प्लस चार्ज होता है और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि प्रोटॉन के ऊपर हमेशा प्लस चार्ज और इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, माइनस चार्ज। अब बेटे इसके बाद में हम जानेंगे एटॉमिक द्रव्यमान क्या होता है और सेल स्ट्रक्चर क्या होती है। चलिए बेटे आगे समझिए एटॉमिक मास। एटॉमिक मास की हिंदी होती है परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान क्या होता है समझिए। सपोज दैट देखिए लिथियम है, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 3 है, और एटॉमिक मास कितना है, 6.9 है। तो आपको इसमें कुछ नहीं करना, इसमें आपको ये बताना है कि भाई जो तत्व है उसमें एटॉमिक मास, एटॉमिक जो मास है वो एटॉमिक नंबर का कितना होता है बेटा, दुगने के लगभग बराबर होता है। जैसे इसका देखिए 3 है, उसका 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6.9, यानी दुगने के क्या है, बराबर है। तो एटॉमिक मास यानी परमाणु द्रव्यमान के अंतर्गत आपको क्या बताना है कि किसी भी तत्व का एटॉमिक मास किसके, एटॉमिक नंबर के लगभग दुगने के बराबर होता है। अब हम बात करते हैं सेल स्ट्रक्चर की। देखिए सेल जो स्ट्रक्चर होती है वो कितने प्रकार की होती है, आपको पता है 4 प्रकार की। आपने पढ़ा भी होगा KLMN। देखिए सबसे पहले आप इस प्रकार से बनाओगे, ये हो गई आपकी K, इसके बाद ये हो गई आपकी L, इसके बाद ये हो गई आपकी M, और लास्ट जो चौथी वाली है ये हो जाएगी आपकी, देखिए M के बाद N। क्लियर। अब हम बात करेंगे, देखिए जो आपकी K पहली वाली सेल है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रखे जा सकते हैं, तो इसके अंतर्गत मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं। इसके बाद L में कितने, 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रखे जा सकते हैं। M में लगभग 18 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रखे जा सकते हैं। N के अंदर 32 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम भरे जा सकते हैं। इस प्रकार से हमारा क्या बन जाता है बेटा, 2, 8, 18 और 32, इस रूप में आप इलेक्ट्रॉन्स को भर सकते हो। ये देखिए सेल स्ट्रक्चर है। जैसे सपोज दैट अगर मैं एग्जाम्पल्स दूसरा लेके समझाऊं, जैसे मैंने ले लिया कार्बन, ठीक है। कार्बन का परमाणु क्रमांक आपको पता है कितना होता है बेटा, 6 होता है। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6 होता है। अब कोई भी न्यूक्लियस है, नाभिक है, ठीक है, इसमें आप क्या करोगे, जब 6 होता है, जब इससे आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे इसका, तो किस रूप में करोगे, 2,6। अब आप इस इलेक्ट्रॉन को भरोगे कैसे, देखो इसमें आपको क्या भरना है, इसके अंतर्गत आप 2 भर दो, पहले तो भरोगे 2, इसके बाद जब बाहरी लेयर आएगी, आउटर लेयर आएगी, इसमें कितने भरोगे आप बताओ, 6। तो आप यहां भर दो 2, 4 और 2, 6। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों को रखा जा सकता है। इसकी आउटर सेल में कितने गए, 6 इलेक्ट्रॉन गए, ठीक है। तो अब बेटे चलते हैं हम आगे की ओर। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं करा तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा बेटे अपने दोस्तों में शेयर करिए। चलिए बेटे अब आवर्त सारणी को देखिए कुछ इस तरह से समझेंगे। इसमें देखिए मैंने तत्व मैंने आप नहीं भरे हैं क्योंकि इसमें टाइम बहुत लग जाएगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो थोड़े से देखिए, फर्स्ट में आपके भर रखे हैं और 18 वर्ग में भर रखे हैं, इसके बाद और किसी में नहीं भरे हैं। मेरा मतलब है सिर्फ आपको समझाना, तो समझिए। देखिए बेटे ये ऊपर से नीचे की तरफ क्या होते हैं, ये आवर्त होते हैं। ये देखिए आवर्त है, आवर्त आपको दिखाई दे रहा है, ये देखिए आपके आवर्त है ऊपर से नीचे की ओर, ये आपके आवर्त है। टोटल अगर हम आवर्त की बात करें तो बेटा टोटल जो आवर्त होते हैं वो होते हैं 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। इसके बाद दाएं से बाएं, देखिए बेटा ये दाएं से बाएं से दाएं चलने पर ये वर्ग चलते हैं। वर्ग कितने हैं टोटल आवर्त सारणी में, 18, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। 18 जो आपका है निष्क्रिय गैसें हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, ये वाली अक्रिय गैसें हैं, ठीक है, निष्क्रिय। इसके बाद देखिए जो आपका पहले वाले में हीलियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। तो मेरा मकसद यहाँ पे आपको ये समझाना है। इसके बाद देखिए जो आपका लास्ट तत्व है ये 118 तक है, यहाँ पे 118 तक तो इसके अंतर्गत आ गए। इसके बाद कुछ देखिए इसमें क्या है 58, यहाँ से 58 से लेके 71 तत्व जो हैं वो आपके लेंथेनाइट सारणी में अलग रखे गए हैं। इसके बाद
परमाणु क्रमांक इनका 90 है, 90 से 103 तक ये एक्टिनाइड सारणी में अलग रखा गया है, यानी इन्हें कह सकते हैं हम लैंथेनाइड और एक्टिनाइड को प्रोडक्ट टेबल से बाहर रखा गया है। इतनी बात आपको समझनी है। अब आपको एक बात ये समझनी है, क्वेश्चन यहाँ से बनेगा क्या। जो क्वेश्चन बनेगा हम बेटे उस क्वेश्चन को की चर्चा करेंगे। क्वेश्चन आपसे ये बनेगा, ये पूछेगा कि आप ये बताओ कि फर्स्ट आवर्त में कितने तत्व हैं, या सेकंड आवर्त में कितने तत्व को रखा गया है, आवर्त 3 में कितने तत्वों को रखा गया है। आपने देखा आवर्त पहला है, पहले आवर्त में एक तत्व ये है, दूसरा तत्व ये है, टोटल कितने तत्वों को रखा गया है, 2 तत्वों को रखा गया है। लेकिन मैं यहाँ पे बेटे ट्रिक से आपको याद करना सिखाऊंगा, बेहतरीन ट्रिक आपको मिलेगी। ट्रिक के माध्यम से आप किस आवर्त में कितने तत्व हैं अच्छे से आप याद रख पाओगे। यहाँ पे समझिए, देखो फर्स्ट में आपने देखा 2, इसी प्रकार जो दूसरा आवर्त आएगा उसमें टोटल कितने तत्व होंगे, 8 तत्व होंगे। कितने तत्व होंगे बेटे, 8। तीसरे में भी 8 होंगे और चौथे में आपके 18 होंगे, 5 में भी 18 होंगे और 6 जब आएगा तो छठे में होंगे 32। अब आप कहोगे 32 किस प्रकार से होंगे। देखिए जैसे आपका सीजियम है, क्या है सीजियम, सीजियम का जो परमाणु क्रमांक है वो कितना है बेटा, 55। कितना है इसका, सीजियम का परमाणु क्रमांक होता है 55। 55 से लेके और आपका कितना 86 तक, 55 से लेके यहाँ पे रेडियम का कितना है, रेडॉन का कितना है 86 तक। इसके बीच में जो गैप है देखिए 56, 57, 58 आ गया, तो 58 से लेके 71 तक इसी में तो फंस रहा है। 58 से लेके 71 तक किस में फंस रहा है, आपका इस वाले ग्रुप में फंस रहा है 6 में, तो इसकी गिनती भी इसी में चली जाएगी। इसीलिए कितने हो जाएंगे बेटे, आपके हो जाएंगे टोटल कितने, 36। छठे में आपके 36 हो जाएंगे और 7वें में आपके शेष तत्व होंगे। तो देखिए इसमें मैं आपको ट्रिक से याद करना सिखाऊंगा। इसके बाद कौन कौन से ग्रुप हमें याद करने पड़ेंगे एग्जाम के लिए वो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए एक तो हम ग्रुप नंबर पहला याद रखेंगे, ग्रुप नंबर पहले के बाद ग्रुप नंबर हम जो आपका वर्ग है दूसरा भी वर्ग हम याद करेंगे, दूसरे वर्ग में मैं आपको तत्व बताऊंगा। इसके बाद हम तीसरा वर्ग भी याद रखेंगे। इसके बाद ग्रुप नंबर 11, ये ग्रुप नंबर 11 याद रखेंगे। 11 के बाद ग्रुप नंबर 17 और 18, ये टोटल हम 5 ग्रुप याद करेंगे। तो बेटे आगे चलते हैं, ट्रिक के माध्यम से मैं समझाऊंगा और आगे आपको 5 ग्रुप याद करवाऊंगा, फिर इसके बाद वहां से क्वेश्चन बनेगा। चलिए बेटे चलते हैं आगे की ओर। और हाँ थोड़ा सा एक जानकारी और दे दें आपको, ये जो आपके तत्व हैं ये देखिए एस ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं, ये वाले, ये देखिए आपके एस ब्लॉक के तत्व हैं, ये आपका एस ब्लॉक चल रहा है, क्लियर। इसके बाद अगर हम इसकी बात करें तो ये वाला जो आपका पार्ट है ये आपका डी ब्लॉक है। कौन सा ब्लॉक है, डी ब्लॉक है। इसके बाद ये वाला जो ब्लॉक है आपका ये पी ब्लॉक के तत्व है, क्या है आपका पी ब्लॉक। और नीचे की तरफ आप आओगे तो ये बेटा एफ ब्लॉक है। कौन सा ब्लॉक है, ये एफ ब्लॉक के तत्व है। तो बेटे चलते हैं हम आगे की ओर। चलिए बेटे अब समझिए आपसे क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेगा। देखिए आपको याद है कि आवर्त कितने हैं, 7। देखिए फर्स्ट आवर्त और सेकेंड आवर्त, इसी प्रकार से 3, 4, 5, 6 और 7 आवर्त आप लिख लो। आपने लिख लिए 7 आवर्त, ठीक है। टोटल आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं, 7 आवर्त हैं। टोटल आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं, 7 आवर्त हैं। इसके बाद वो क्या पूछेगा, वो पूछेगा आपसे, देखिए कैसे करके क्वेश्चन पूछेगा। वो आपसे ये पूछेगा, आप ये बताओ जो तीसरा आवर्त है, तीसरे आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है। आपसे क्या पूछेगा बेटा, तत्वों की संख्या आपसे पूछेगा। अब आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ, इस ट्रिक के माध्यम से आपको याद हो जाएंगे प्रत्येक के। देखो कोड आप भरोगे इसमें 2,88, 288, 18, 18 और 32। इसके बाद भर देना शेष तत्व, क्या है शेष तत्व। अब देखो किस प्रकार से आप याद करोगे। आपने कोड याद रखा, कोड क्या है 288, 288, 18, 18, 32। अगर क्वेश्चन वो आपसे ये पूछे कि ये बताओ आप कि फर्स्ट आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है, तो आपकी 2 हो जाएगी।
आपसे पूछेगा कि दूसरे आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है, 8 हो जाएगी। वो पूछे आपसे तीसरे आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है, तो 8 हो जाएगी। वो पूछेगा चौथे आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है, तो 18 हो जाएगी। वो आपसे पूछे पांचवें आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है, तो 18 हो जाएगी। वो आपसे पूछे छठे आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है, तो 32 हो जाएगी। वो पूछे सातवें में, तो शेष सातवें में तो आपसे पूछने वाला नहीं है। तो ये थी आपकी ट्रिक। चलिए अब चलते हैं बेटे आगे की ओर। चलिए बेटे आगे समझिए। आगे हम देखिए 5 वर्ग की बात कर रहे हैं। देखो बेटा वर्ग पहला लिया है मैंने और वर्ग 2 लिया है, वर्ग 11, वर्ग 17 और वर्ग 18। टोटल 5 वर्गों की हम बात करेंगे जहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनता है। तो जो फर्स्ट आपका वर्ग है उसमें देखिए हीलियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। इस तत्व में आपको टोटल ये तत्व ये दिखाई दे रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7। ये देखिए 7 क्या है, आवर्त है। ये आपके बेटा 7 आवर्त है, ठीक है। और ये आपके इधर दाएं से बाएं क्या चलता है, वर्ग चलता है। तो ये फर्स्ट वर्ग है। फर्स्ट वर्ग में देखिए क्या है, हाइड्रोजन आपका। चलिए इस प्रकार से इसमें समझिए आप, जो आपका फर्स्ट वर्ग है इस ग्रुप के तत्वों को अल्कली मेटल मतलब क्षारीय धातु भी कहा जाता है। तो आपको ये पॉइंट विशेष रूप से नोट करना है और ध्यान रखना है। जो आपका फर्स्ट वर्ग के तत्व हैं, इन तत्वों के इस ग्रुप के तत्वों को क्या कहा जाता है, अल्कली मेटल या क्षारीय धातु कहा जाता है। अल्कली मेटल क्षारीय धातु कहा जाता है, ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है, ठीक है। क्षारीय धातु कहा जाता है। इसके बाद दूसरा जो आपका ये ग्रुप आता है, दूसरा वर्ग आता है, इसमें बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है। ये इस प्रकार से इन तत्वों को क्या कहा जाता है बेटा, अल्कलाइन अर्थ मेटल यानी क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं वर्ग 11। वर्ग 11 के तत्व में देखिए कॉपर है, इस वाले 11 की बात हो रही है। वर्ग 11 में क्या है, वर्ग 11 के तत्वों को क्या कहा जाता है, क्या समझा जाता है, ये समझिए। वर्ग 11 के यानी इस वर्ग में आने वाले तत्वों को सिक्का धातु कहा जाता है। जो वर्ग 11 के तत्व हैं, इस वर्ग के अंतर्गत आने वाले जो भी तत्व हैं, इन तत्वों को क्या कहा जाता है बेटा, सिक्का धातु कहा जाता है। अब हम बात कर रहे हैं वर्ग 17 की। जो आपका वर्ग 17 है, फ्लोरीन क्लोरीन वाला, ये जो वर्ग है 17वां, इसे हैलोजन भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है बेटा, हैलोजन कहा जाता है। इस ग्रुप में आने वाले तत्व सबसे ज्यादा क्रियाशील होते हैं। सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन से वर्ग के तत्व होते हैं, ये क्वेश्चन आपसे आ सकता है। तो बेटा ग्रुप जो है आपका 17, वर्ग क्या है, ये वर्ग आपका 17 है। 17 वर्ग के तत्व जो हैं वो उन्हें हैलोजन कहा जाता है। और इस ग्रुप में आने वाले तत्व हैं वो सबसे ज्यादा क्रियाशील होते हैं। क्यों क्रियाशील होते हैं, इसका भी मैं आंसर आपको दूंगा। इसके बाद आ जाता है लास्ट, देखिए ग्रुप है 18 यानी 18वां। 18वें ग्रुप में क्या है बेटा, देखो 18वें ग्रुप में क्या है, इसमें सबसे कम क्रियाशील होते हैं। इस ग्रुप के जो भी तत्व हैं ये सबसे कम क्रियाशील होते हैं। ये सब क्या हैं, हल्की गैसें हैं आपकी, इन्हें शून्य समूह भी कहा जाता है। अब मैं आपको एक टॉप क्वेश्चन बता रहा हूं कि 17वें वर्ग के जो आपके तत्व हैं ये सबसे ज्यादा क्रियाशील क्यों हैं, किस कारण से, समझिए। उदाहरण में जैसे फ्लोरीन ले रहा हूं। उदाहरण में मैंने ले लिया फ्लोरीन। आपको पता है फ्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है बेटा कितना, 9। कितना होता है, 9। अब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जैसे ही करोगे तो हो जाएगा 2,7। आपने देखा कि जो फ्लोरीन है इसके आउटर सेल में यानी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन चले गए, 7। अब इसे पूर्ण होने के लिए कितना चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन। इसे एग्जाम्पल दूसरे बेस पे समझो। देखो आप जैसे क्लास 11-12 के एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हो, आपको केमिस्ट्री में पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, 17। अगर सपोज दैट आपके 16 मार्क्स आते हैं और आप 1 नंबर से फेल हो जाते हो, तो आपके अंदर दिल में बहुत बेचैनी होगी, बहुत ज़्यादा उथल पुथल मचेगी। आप बहुत ज़्यादा क्रियाशील होगे कि कहीं से भी एक नंबर मेरा बढ़ जाए ताकि मैं पास हो जाऊं। यानी दोबारा कॉपी भी खुलवाने की कोशिश करोगे कि जल्दी से 1 नंबर बढ़ जाए, मैं पास हो जाऊंगा। तो इसी प्रकार से ये तत्व है, इसके लिए कितना बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ये पूर्ण हो जाएगा, इसलिए ये अधिक क्रियाशील है। अब बात करते हैं ये कब क्रियाशील क्यों होते हैं। जैसे आपने देखा कि भाई ये गैसें हैं, क्या है, ये गैसें हैं। जैसे पहला है आपका हीलियम। हीलियम का जो परमाणु क्रमांक है वो होता है बेटा 2। तो 2 आपने देखा पूर्ण है बिल्कुल। इसके बाद दूसरा है आपका, ये आपका नियॉन।
जो नियॉन का जो प्रतीक होता है वो होता है Na। नियॉन का कितना होता है 10। जब नियॉन का परमाणु क्रमांक 10 है तो आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे 2,8, तो ये भी पूर्ण है, तो ये क्यों क्रिया करेगा। इसके बाद है ऑर्गन का कितना होता है बेटा, ये ऑर्गन है, ऑर्गन का होता है 18, यानी 2,8,8, ये भी पूर्ण है, ये पूर्ण है, ये लास्ट वाला जो है वो पूर्ण है, इसीलिए ये कम क्रियाशील होते हैं। चलिए आगे अगर हम बात करें तो बेटा अब आगे महत्वपूर्ण पॉइंट्स की बात करेंगे। अब आपको विशेष तौर से महत्वपूर्ण पॉइंट्स बताए जाएंगे जहां से क्वेश्चन बनेगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, टेस्ट सीरीज को लगाएंगे। चलिए बेटे महत्वपूर्ण पॉइंट समझिए। देखो अभी तक कुल ज्ञात तत्व जो है वो 18 है। 18 में देखो 98 तत्व जो आपके हैं वो प्रकृति में पाए जाते हैं। 98 तत्व प्रकृति में नेचुरल रूप में हैं विद्यमान, कितने 98। लेकिन जो 20 तत्व हैं आपके, ये 20 तत्व बेटा कृत्रिम रूप से बनाए जाते हैं। किस प्रकार से, ये 20 तत्व आपके कृत्रिम रूप में बनाए जाते हैं। अब बात करेंगे हम 118 में, टोटल कितने तत्व हैं 118। 118 में बेटा जो तत्व हैं वो आपके 91 यानी 91 तत्व जो हैं वो धातु हैं, और इसके बाद आपके टोटल 27 बचे। 27 तत्व आपके क्या हैं, अधातु हैं। 27 तत्व क्या हैं, अधातु हैं। अब बेटे अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो भी अभी और आगे हैं, उन पे भी चर्चा करते हैं। चलिए देखिए कुछ आपके महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स हैं वो और है आगे, इनको समझ लीजिए आप। देखो पहला जो पॉइंट है वो कह रहा है कि पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व, कौन सा ऐसा तत्व है जो पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, वो है बेटा ऑक्सीजन। आपको इसका आंसर ध्यान रखना है, ऑक्सीजन। दूसरा है पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु यानी मेटल। क्या कह रहा है, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली, ये धातु की बात कर रहा है, तो धातु कौन सी है, मेटल कौन सा है, एल्यूमिनियम। इसके बाद कह रहा है अगला पॉइंट है कि पूरी आवर्त सारणी में सबसे हल्का तत्व कौन सा है। पूरी आवर्त सारणी में सबसे हल्का तत्व है वो है बेटा हाइड्रोजन। नेक्स्ट है पूरी आवर्त सारणी में सबसे हल्की धातु। अब देखिए हल्की धातु कह रहा है ना कि तत्व। अब पूरी आवर्त सारणी में सबसे हल्की धातु की बात करें तो धातु कौन सी है बेटा, लिथियम। अगला पॉइंट है सबसे भारी धातु, तो सबसे भारी धातु है वो है ऑस्मियम। ऑस्मियम की हाईएस्ट डेंसिटी अगर पूछे तो हाईएस्ट डेंसिटी भी किसकी है, सबसे ज्यादा वो है ऑस्मियम की। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की कि ऐसी धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो द्रव अवस्था में वो पाई जाती है वो क्या है, Hg यानी पारा, ये द्रव अवस्था में पाई जाती है। अब बेटे कुछ पॉइंट और रह गए हैं, चलिए बेटे अब आगे की ओर चलेंगे। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं करा तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए। चलिए आगे क्वेश्चन समझिए, आगे क्वेश्चन क्या बन सकता है। अगला क्वेश्चन है मेंडेलिव आवर्त नियम। तो मेंडेलिव का आवर्त नियम आपके से पूछा जा सकता है। तो बेटा मेंडेलिव का आवर्त नियम क्या है इसे भी समझिए। मेंडेलिव का आवर्त नियम कहता है, क्या कहता है बेटा, मेंडेलिव का आवर्त नियम कहता है कि तत्वों के रासायनिक एवं भौतिक, क्या कहता है, तत्वों के रासायनिक एवं भौतिक गुण धर्म उनके परमाणु द्रव्यमान के, किसके, उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। उनके परमाणु द्रव्यमान के क्या होते हैं, आवर्ती फलन होते हैं। तो मेंडेलिव का आवर्त नियम आपको याद हो गया होगा, समझिए आप एक बार फिर से। चलिए फिर से एक बार समझा देता हूं आपको। मेंडेलिव आवर्त नियम पूछा जा सकता है। मेंडेलिव का आवर्त नियम कहता है कि, क्या कहता है, तत्वों के रासायनिक एवं भौतिक गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। इस प्रकार से जो नेक्स्ट आपका है वो है आधुनिक आवर्त नियम। ये है मेंडेलिव आवर्त नियम। दूसरा है आपका आधुनिक आवर्त नियम। तो आपसे आधुनिक आवर्त नियम भी पूछा जा सकता है। आधुनिक आवर्त नियम में क्या है कि आधुनिक आवर्त नियम कहता है, आधुनिक आवर्त नियम क्या कहता है, इसके अकॉर्डिंग क्या है, तो आप क्या बताओगे, तत्वों के रासायनिक एवं भौतिक गुणधर्म। ये बात इसमें भी सेम है और इसमें भी सेम है। यहाँ पे क्या चेंजेस करनी है, यहाँ पे परमाणु द्रव्यमान है और यहाँ पे क्या है, परमाणु संख्याएं हैं, इतना सा अंतर है। परमाणु आवर्त नियम कहता है कि तत्वों के रासायनिक एवं भौतिक गुणधर्म उनके परमाणु संख्याओं के आवर्ती फलन होता है। तो ये था आपका टॉपिक। अब बेटे इसके रह गए क्या, टेस्ट क्वेश्चन रह गए, टेस्ट सीरीज रह गई, वो भी मैं आपको कराऊंगा। चलिए फ्रेंड्स अब बेटे हम लगाएंगे इसमें टेस्ट सीरीज को।
जितने भी स्टूडेंटों ने वीडियो को अच्छे से समझा, वीडियो को देखा, तो बेटा टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन का आंसर अवश्य देना। देखिए जो मेरे रेगुलर स्टूडेंट हैं वीडियो को देखने वाले, उनका मैं नाम लेना चाहूँगा। ये बच्चे टोटल, इन बच्चों से मैं 18 क्वेश्चन इस टेस्ट सीरीज में पूछूंगा और 18 क्वेश्चन में से कितने आपने सही किए उसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। कमेंट बॉक्स में आपको प्रत्येक स्टूडेंट को बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो जो रेगुलर स्टूडेंट देखने वाले हैं वो स्टूडेंट है हमारे अमरेश, चंदन कुमार, विनोद यादव, अक्षय कुमार, हरिनंदन, हरिओम, बलजीत सिंह, अमित कुमार सिंह, विशाल प्रजापति, सुनीता रावत, आजाद रावत, परमवीर, सोनू, अंकुर गौतम, प्रदीप पटेल, शिवम कुमार, अनकेश, केशव, रामार्जुन, देवेंद्र शर्मा। बेटे इतने बच्चे जो हैं वो हमारे रेगुलर स्टूडेंट हैं जो लगातार हमसे कोचिंग क्लास पढ़ ले रहे हैं। तो सभी बच्चों से मैं यही उम्मीद करूंगा कि जितने भी बच्चे देख रहे हैं इस वीडियो को बहुत ज़्यादा बनाने में मेहनत लगी है, तो हर स्टूडेंट रिस्पॉन्स दे। 200 स्टूडेंटों लाइक का जो टारगेट है इस वीडियो का वो 200 का है। 200 अगर इस वीडियो को लाइक्स मिलते हैं तब बेटा इसका पार्ट 2 आएगा। अगर इसके 200 लाइक्स पूरे नहीं हुए इस वीडियो के तो आवर्त सारणी का यानी तत्वों का वर्गीकरण है, इसका पार्ट 2 अपलोड नहीं होगा। पार्ट 2 अपलोड इसलिए नहीं होगा क्योंकि पार्ट 1 में ही बच्चे रिस्पॉन्स नहीं देंगे, तो पार्ट 2 अपलोड करके क्या करना। इसलिए बेटे जो रेगुलर स्टूडेंट हैं वो अपनी कॉपी और किताब को लेके बैठिए, कॉपी को लेके बैठिए और टोटल मैं आपसे 18 क्वेश्चन पूछूंगा। नीचे आप कमेंट करोगे कि 18 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन का आंसर सही हुआ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 1 आप देख रहे हो। पहला क्वेश्चन है बेटा, वो है तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया। पहला ऑप्शन है लोथर, दूसरा ऑप्शन है न्यूलैंड, तीसरा है मेंडेलेव और चौथा ऑप्शन है डोबेराइनर। करेक्ट आंसर आपको बताना है। चलिए जल्दी से आपने अपना जो आंसर है वो चॉइस कर लिया होगा, अपनी कॉपी पे अपना आंसर लिखिए। मैं साथ साथ आपको आंसर बताते चलूँगा, इसके बाद आप मैच करते भी चलना। इसके बाद लास्ट में जाके टोटल आप क्वेश्चन कितने सही हुए वो आप कमेंट करके बता दीजिए। तो पहला क्वेश्चन क्या था, तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया। इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चौथा ऑप्शन सही होगा डोबेराइनर ने। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखिए दिखाई दे रहा है कि तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक के नियम का प्रतिपादन किसने दिया। तो पहला ऑप्शन है वो है लोथरमेयर, दूसरा है डोबेराइनर, तीसरा है मेंडेलेव और चौथा है न्यूलैंड। तो जल्दी से अपना आंसर है वो चॉइस कर लीजिए, इसके बाद मैं आपको आंसर बताता हूँ। इसका आंसर मैं आपको फिर बताता हूँ, जल्दी से आप अपना आंसर चॉइस कर लीजिए। चलिए आपने अपना आंसर चुन लिया होगा, इसका भी क्या हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, डोबेराइनर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया। तो पहला जो ऑप्शन है वो है ड्रामा ने, दूसरा है डोबेराइनर ने, तीसरा है न्यूलैंड ने और चौथा ऑप्शन है मेंडेलेव ने। यहाँ कह रहा है कि तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम की बात कर रहा है। तो जल्दी से आपने अपना आंसर चुन लिया होगा, अब मेरा आंसर चुन लीजिए। इसमें सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, न्यूलैंड, यानी अष्टक नियम किसने प्रतिपादन किया था, न्यूलैंड्स ने। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका स्क्रीन पे चौथा क्वेश्चन है वो है कि किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का नियम दिया या आवर्त सारणी नियम का प्रतिपादन किया। तो पहला ऑप्शन है मोसले, दूसरा है मेंडेलेव, तीसरा ऑप्शन है डाल्टन और चौथा है रदरफोर्ड। अपना आंसर आप चुन लीजिए, इसके बाद में मैं आपको आंसर अपना बताता हूँ। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया। तो बेटा इसका जो बी ऑप्शन है बिल्कुल सही है, मेंडेलेव इसमें सही हो जाएगा। लास्ट में देखिए इसका आंसर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी का प्रतिपादन किसने किया। तो पहला ऑप्शन है इसमें न्यूलैंड, दूसरा है डोबेराइन, तीसरा है मेंडेलेव और चौथा है मोसले। आप अपना आंसर लगा लीजिए, इसके बाद मैं आपको अपना आंसर बता रहा हूँ। बेटा 200 लाइक्स चाहिए, हर स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक करेगा। जब रिस्पांस मिलेगा मुझे तभी इसका पार्ट 2 आएगा तत्वों का वर्गीकरण का, वरना इसका पार्ट 2 अब नहीं आएगा। आधुनिक आवर्त सारणी का प्रतिपादन किसने किया, डी ऑप्शन बिल्कुल, चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, मोसले ने। क्लियर। तो अब आप क्वेश्चन का आंसर लिख लीजिए, लास्ट में आप टोटल सभी स्टूडेंट बताएंगे कि आपके कितने 18 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। अब बेटा चलते हैं आगे की ओर।
चलिए बेटे अगला क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है मेंडेलीव की आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार है। क्वेश्चन क्या है, मेंडेलीव की आवर्त सारणी, ये सारणी लिखा है, सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार है। तो पहला ऑप्शन है इसमें देखिए परमाणु द्रव्यमान, दूसरा है परमाणु संख्या और तीसरा ऑप्शन है परमाणु आयतन और चौथा ऑप्शन है परमाणु घनत्व। तो बेटे एक क्वेश्चन का आंसर करेक्ट है, जल्दी से कमेंट करिए और बताइए कि इसका राइट आंसर क्या है। एक आंसर बिल्कुल सही है। पहला ऑप्शन देखिए दे रखा है परमाणु द्रव्यमान, दूसरा है परमाणु संख्या, तीसरा है परमाणु आयतन, चौथा है परमाणु घनत्व। तो अपने पास आप टिक करके रखिए। चलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा परमाणु द्रव्यमान, यानी पहला वाला ऑप्शन सही है। क्योंकि मेंडेलीव की आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का जो आधार था, किस प्रकार से उसने क्लासीफाई किया था, वो किया था परमाणु द्रव्यमान के आधार पर। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कुल वर्गों की संख्या। तो बेटे आधुनिक आवर्त सारणी में आपसे वर्ग पूछ रहा है कि कुल वर्ग कितने हैं। तो पहला ऑप्शन है 7, बी ऑप्शन है 9, सी ऑप्शन है 16 और डी ऑप्शन है 18। कुल वर्गों की संख्या मैंने आपको पढ़ाते समय कितनी बताई थी, जल्दी से अपना जो आंसर है वो टिक कर लीजिए। देखिए मेरा जो आंसर है, करेक्ट आंसर बता रहा हूँ आपको, 18। आवर्त सारणी में कुल वर्ग कितने होते हैं, 18, यानी डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगला जो क्वेश्चन है देखिए स्क्रीन पर, वो क्या है, कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आवर्तों की संख्या बताइए। तो पहला ऑप्शन है 5, बी ऑप्शन है 7, सी ऑप्शन है 9 और डी ऑप्शन है 16। तो जल्दी से आवर्त कितने होते हैं, आपको पीरियोडिक टेबल में मैंने बता चुका हूँ कितने आवर्त हैं, अपना आंसर आप टिक करिए। चलिए जो करेक्ट आंसर है वो आवर्त होते हैं 7, यानी बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है, 7 है। ये देखिए सारणी 2 बार आप यहाँ पे लिख गया है, ये सारणी 2 बार लिख गया। तो आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है, 7 है। बेटे हर स्टूडेंट वीडियो को लाइक करके जाएगा, 200 लाइक का टारगेट है। 200 लाइक्स पूरे होते हैं तभी इसका पार्ट 2 आएगा, नहीं तो बेटे पार्ट 2 इसका अपलोड नहीं हो पाएगा। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है कि किस वर्ग के तत्वों को सिक्का धातु कहा जाता है। अब देखिए सिक्का धातु 2 बार रिवाइज हो गया, तो एक बार यहाँ से मिटा दीजिए, आप इसे रब कर दीजिए। तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा क्वेश्चन कि बेटे क्वेश्चन हो जाएगा किस वर्ग के तत्वों को सिक्का धातु कहा गया है। मैंने पढ़ाते समय आपको बताया था वर्ग। इसमें देखिए पहला ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है वर्ग 11, सी ऑप्शन है वर्ग 12 और डी ऑप्शन है वर्ग 14। तो किस वर्ग के तत्वों को सिक्का धातु कहा जाता है, जल्दी से आप अपना आंसर टिक करिए, इसके बाद मैं आपको अपना आंसर बताता हूं। तो देखिए वर्ग है 11, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है। आपकी स्क्रीन पर देखिए नीचे की ओर जो लास्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहा है वो क्वेश्चन है शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं। यानी जो शून्य समूह में रखे गए हैं तत्व, एलिमेंट रखे गए हैं, वो किस नाम से जाने जाते हैं। पहला ऑप्शन है हैलोजन, दूसरा है क्षार धातुएं और तीसरा है क्षारीय मृदा धातुएं और चौथा ऑप्शन दिया है निष्क्रिय तत्व। इसमें से एक ऑप्शन करेक्ट है, जल्दी से बताइए, अपना आंसर टिक करिए, इसके बाद मैं आपको अपना आंसर बताता हूँ। देखिए शून्य समूह में रखे गए तत्व कौन से कहलाते हैं, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, चौथा वाला निष्क्रिय तत्व, चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब बेटे चलते हैं हम आगे की ओर। चलिए बेटे अगला क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन देखिए दे रखा है, इसमें सबसे भारी धातु है। तो सबसे भारी धातु है, पहला ऑप्शन है चांदी, दूसरा है सोना, तीसरा है पारा और चौथा ऑप्शन है ऑस्मियम। एक ऑब्जेक्ट करेक्ट है, उसे आप चुन लीजिए, इसके बाद मैं आपको उसका करेक्ट आंसर बताता हूँ क्या होगा। सबसे भारी धातु है चांदी, सोना, पारा या ऑस्मियम। तो इसके बेटे करेक्ट जो आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑस्मियम, यानी चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन दे रखा है सबसे हल्की धातु है। सबसे हल्की धातु कौन सी है ये पूछ रहा है। तो पहले ऑप्शन में है Mg यानी मैग्नीशियम, दूसरे ऑप्शन में है Al एल्यूमिनियम, तीसरे ऑप्शन में है Pt यानी प्लेटिनम और डी ऑप्शन में है Li यानी लिथियम। तो आपको ये बताना है सबसे हल्की धातु है। चलिए आपने अपना आंसर चुन लिया होगा। मेरे अनुसार देखिए लिथियम इसका करेक्ट आंसर है, यानी चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है सबसे हल्का तत्व कौन सा है। तो सबसे हल्का तत्व कौन सा है, पहला ऑप्शन है हाइड्रोजन,
दूसरा ऑप्शन है हीलियम, तीसरा है लिथियम और चौथा है सोडियम। तो देखिए इसमें सबसे हल्का तत्व कौन सा है? पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, हाइड्रोजन, जिसमें H दे रखा है, ये आपका हाइड्रोजन है। इसी क्रम को आगे बढ़ाइए तो अगला जो क्वेश्चन है वो दे रखा है, देखिए पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? इसमें देखिए पहला ऑप्शन दे रखा है आपका O का मतलब है ऑक्सीजन, B में है F का मतलब है फ्लोरीन, C में है Na का मतलब है सोडियम, D में है Cl का मतलब है क्लोरीन। तो आपको बताना है ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, क्लोरीन में कौन सा ऐसा तत्व है जो पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। आपने अपना आंसर चुन लिया होगा, अब मेरा आंसर सुन लीजिए। पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा बेटा, ऑक्सीजन। कौन सा तत्व पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन। नेक्स्ट देखिए इसमें क्वेश्चन क्या दे रखा है, प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है। अब आवर्त की बात कह रहा है, आप चूकना मत। आवर्त कितने होते हैं? 7 होते हैं, ठीक है। और 7 आवर्त में ये क्या कह रहा है वो, चलिए 7 आवर्त में वो क्या कह रहा है, लास्ट का आपसे पूछ रहा है कि अंतिम सदस्य क्या होता है। तो ऑप्शन है पहला धातु होता है, दूसरा ऑप्शन है हैलोजन होता है, तीसरा ऑप्शन कह रहा है एक निष्क्रिय गैस और चौथा ऑप्शन कह रहा है एक उपधातु। तो आपने अपना आंसर चुन लिया होगा, मेरा आंसर समझ लीजिए। देखिए प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य जो होता है वो चला जाएगा शून्य वर्ग में, और शून्य वर्ग में आपको पता है सब कैसी गैसें हैं, सब गैसें हैं, तो एक क्या हो जाएगा, निष्क्रिय गैस, यानी तीसरा वाला ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो बेटे टोटल 18 क्वेश्चन पूछूंगा, 18 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हर बच्चा कमेंट करके बताएगा। चलते हैं बेटे आगे की ओर। चलिए बेटे अगला जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर वो है कि प्रत्येक आवर्त का पहला सदस्य होता है। तो प्रत्येक आवर्त का पहला सदस्य क्या होता है? पहला ऑप्शन दे रखा है एक क्षार धातु, दूसरा दिया है एक हैलोजन, सी ऑप्शन दिया है अक्रिय गैसें और डी ऑप्शन दिया है एक उपधातु। तो आपको बताना है कि प्रत्येक आवर्त का पहला सदस्य कौन सा है। करेक्ट आंसर बताइए, जल्दी से अपना आंसर नोट कर लीजिए और मैं आपको अपना आंसर बताता हूँ। देखिए इसका पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, एक क्षार धातु। अगला जो क्वेश्चन है बेटा, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। तो इस वीडियो का टारगेट कितना था? 200 लाइक्स का था। तो 200 लाइक्स पूरे होने पर ही बेटा इसका पार्ट 2 अपलोड होगा, अन्यथा इसका पार्ट 2 अपलोड नहीं होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे क्या करेंगे, वीडियो को लाइक करके जाएंगे। तो देखिए इसका लास्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि आवर्त सारणी के दूसरे आवर्त में तत्वों की संख्या होती है कितनी। तो आवर्त सारणी के दूसरे आवर्त में तत्वों की संख्या बतानी है, कितने तत्व होते हैं। तो पहला ऑप्शन है 18, दूसरा ऑप्शन है 8 और तीसरा ऑप्शन है 2 और चौथा ऑप्शन है 10। करेक्ट आंसर आप बताइए, आवर्त सारणी के दूसरे आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है। आप अपना आंसर चुन लीजिए, इसके बाद मैं अपना आंसर बताता हूँ, ठीक है। देखिए दूसरे आवर्त में तत्वों की संख्या होती है 8, यानी बी वाला आपका आंसर है, बिल्कुल सही है। देखिए मैंने आपको ट्रिक बताई थी, ट्रिक क्या बताई थी, 2 8 8 18 18 32, 2 8 8 18 18 32। उस ट्रिक से आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। अब जल्दी से सभी स्टूडेंट कमेंट करिए और बताइए आपके 17 या 18 क्वेश्चन मैंने पूछे हैं, उनमें से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। क्लियर? और हर स्टूडेंट वीडियो को लाइक करके जाना, जिससे इसका पार्ट 2 अपलोड हो सके। तो बेटा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।